क्या स्टार्ट किया अपन ने? वैद्युत वैद्युत रसायन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे केमिकल काइनेटिक पूरा 100% समझने का था, वैसे ही यही है। सारे फंडे क्लियर होंगे तो अपने को एंड रिजल्ट ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। और फंडे भी क्लियर कैसे, कि जैसा एग्जाम में आता है वैसे लॉजिक क्लियर होने चाहिए। बात समझ ना? तो पूरा पहले बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें क्या जानना है। क्लियर? तो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जिसके हम बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो का मैंने कहा कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, बोलो केमिकल एनर्जी में। क्लियर? और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में करना स्टडी करते हैं। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? विद्युत वैद्युत ऊर्जा। क्लियर? क्या बोला मैंने? बोलो विद्युत ऊर्जा। ओके। और केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? विद्युत अपघट्य सेल कौन करता है? बोलो विद्युत, मैंने कहा अपघट्य सेल। क्लियर? ओके। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है गैल्वेनिक सेल। कौन करता है? बोलो गैल्वेनिक सेल। ठीक है, कौन करता है? गैल्वेनिक सेल। आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें ये दो चीजें अच्छे से जानना है, डिटेल से पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे क्या काम करता है, क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करता है। और गैल्वेनिक सेल इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग। क्लियर? तो क्या होता है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से और ये पढ़ाना चालू कर दूंगा तो आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस बनाना पड़ेगा। क्लियर? और उस बेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अल्टीमेटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का मतलब समझ गए कि एंड रिजल्ट हमें क्या अच्छे से तैयार करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। क्लियर? लेकिन और यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके हो गए जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क क्या होता है। बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? केमिकल एनर्जी में। आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको पूछा जाए गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है? बोलो केमिकल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी। ऐसे ऑप्शन होंगे। तो अब क्या होता है कि भूल जाता है, जनरली क्या होता है भूल जाते हैं कौन किस में करता है। एक पक्का याद रखो, दूसरा याद रहेगा। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघट्य सेल। तो जो पहले आ रहा है उससे वो उसमें बदलेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑलवेज कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो अपने आप ही गैल्वेनिक सेल क्यों ध्यान रखे? अपने आप ध्यान रहेगा। बात समझ में आई? बोलो। तो सबसे पहले डायरेक्ट पूछी जाने वाली 4 चीजें जो चैप्टर का मीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी किया जाता है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। बात समझ में आए? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा। तो बेसिक क्या? आपको मैं पहले लिख रहा हूं यहां पर, मैंने कहा चालकता। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कंडक्टेंस। क्या लिखा मैंने? कंडक्टेंस। ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर मैं कंडक्टेंस को अगर मैं बताऊं तो ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कंडक्टेंस पढ़ते ही है। बोलो ओके। तो इसका मतलब हुआ फिर वो कंडक्टेंस क्या, ये कंडक्टेंस क्या, अगर बोलो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस तरह से क्लियर कर रहे हैं कि एक्चुअली कंडक्टेंस दो तरह की होती है। एक होती है जिसका नाम होता है मेटेलिक कंडक्टेंस। क्या होती है? बोलो मेटेलिक कंडक्टेंस। क्लियर? मेटेलिक कंडक्टेंस मतलब क्या होती है? बोलो धात्विक चालकता। ठीक है, धात्विक चालकता। ओके। और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एक क्या होती है? बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, यानी वैद्युत अपघट्य चालकता, वैद्युत
अपघट्य चालकता। ओके, अच्छा ध्यान दो। वैसे तो हमारे इस चैप्टर में हमें ये स्टडी करना है, ये फिजिक्स वाली है, बट फिर भी मैं कंपेयर क्यों 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 बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटेलिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो हम बोलते हैं डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो कंफ्यूजिंग होता है, कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज, तो ये क्या मामला है? एक्चुअली ये दोनों अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो पढ़ाना मुझे ये है, इसके टाइप पढ़ाना है, बट पहले मैं फिजिक्स वाले से कंपेयर क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे तो क्वेश्चन मिक्स में होते हैं। बोलो कुछ फिजिक्स के आ जाते हैं, बीच में केमिस्ट्री का आ जाता है, फिर ऐसा आ जाता है, तो हमारा फंडा क्लियर नहीं होगा तो हमें कंफ्यूजिंग होगी कि फिजिक्स में तो कंडक्टेंस में हम कुछ और बोलते हैं टेम्परेचर के साथ, और केमिस्ट्री में कुछ और बोलते हैं। तो एक्चुअली कंफ्यूजिंग 1% भी नहीं है, बस आपको एक साथ देखने की जरूरत है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर, मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या कह रहा हूं, बोलो इसके होने, बोलो का होने का होने का कारण, क्लियर, होने का कारण 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 बोलो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलो मैंने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेटेलिक कंडक्टेंस मैंने कहा ड्यू टू फ्री बोलो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने, मतलब मेटेलिक कंडक्टेंस होने का रीजन क्या है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होने का कारण, इसके होने का कारण, क्लियर, मैंने कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं धनात्मक 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 तथा बोलो ऋणात्मक 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 आयन 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 है। क्लियर? बात समझ में? इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आयन में टूटेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और कोई भी मेटल होगी उसमें कंडक्टेंस है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो मैंने कहा मेटेलिक कंडक्टेंस के होने का कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के होने का रीजन है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। समझ के बोलो आपको? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, क्लियर, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होगी, बोलो मेटेलिक कंडक्टेंस, बोलो मैंने कहा धात्विक बोलो चालकता। क्लियर? वो क्या होती है, बोलो डिक्रीज होती है। क्लियर? बोलो मैंने कहा मेटेलिक कंडक्टेंस बोलो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर? अच्छा, किसी के दिमाग में आया सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज कैसे हुआ, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल प्लस बोलो क्या लिखा मैंने आपको यहाँ पर आर इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर? एल्फा डेल्टा टी। क्लियर? अब आप सोचो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो बताओ ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ऐसा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताता हूँ, बात समझ में आए? तो यहाँ से टेम्परेचर जब जब इंक्रीज किया जाएगा, ये आर फाइनल मतलब समझ में आया, किसी भी तार का हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्लियर? और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात सब, करंट मतलब कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर मैंने कहा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, बोलो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक मैंने कहा बोलो कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर रीजन क्या दूंगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बोलो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटेगा। और समझे समझे बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ज्यादा आयन बनेंगे, और ज्यादा आयन बनेंगे तो जो इसका कारण है वो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये भी बढ़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बता रहे रीजन, मैंने कहा ड्यू टू बोलो ड्यू टू मोर मोर ब्रेक डाउन। क्लियर? ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट इन आयंस। क्लियर? क्या लिखा मैंने आपको रीजन देखो, मैंने कहा किसके कारण ऐसा हो रहा है, बोलो किसके कारण ऐसा हो रहा है, आप कहोगे विद्युत अपघट्य के ज्यादा टूटने से ज्यादा आयन बनने के कारण। बात समझ में आए बोलो? यहाँ पर मैंने कहा ताप बढ़ाने पर बोलो विद्युत अपघट्य अधिक 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 टूटता है, बोलो तो आयन
आयन अधिक अधिक बनते हैं। क्लियर, अधिक बनते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। मेटेलिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो वो कंडक्टेंस बिल्कुल अलग है। क्लियर, और ये कंडक्टेंस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटता है, और ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा आयन बनेंगे, और यहाँ पर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन है, जितने ज्यादा आयन उतनी कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक ज्यादा होगी। 1% याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपका फंडा क्लियर है तो। बात समझ में आए? अच्छा, तीसरी बात कहूं, बोलो ये किस में होती है? बोलो इन मेटल्स। क्लियर, बोलो धातुओं में मेटेलिक कंडक्टेंस किस में होती है? बोलो धातु में। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस में होगी? इलेक्ट्रोलाइट में, विद्युत अपघट्यों में। क्लियर, मैंने कहा इन, बोलो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्यों में। बात समझ में आई? बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि एक बार तो हमने फंडा क्लियर कर दिया। अब हमारा इस चैप्टर में केमिस्ट्री में किससे लेना देना है? बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से लेना देना। किससे लेना देना है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस में होगी? इलेक्ट्रोलाइट में होगी। तो इसका मतलब हुआ इस पूरे चैप्टर में हमारे क्या काम आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? सारे एसिड, बेस और बोलो सॉल्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आयनों में टूटते हैं। जो 100% टूटते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो बोलो जिनका कुछ भाग टूटता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जो आयनों में नहीं टूटते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बात समझ में आए? तो यहाँ पर मैं आपको स्पेशल नोट करके क्या बता दूं, मैंने कहा बोलो सभी, बोलो एसिड्स। क्लियर, बोलो बेस, ठीक है, बोलो मैंने कहा बेस, ठीक है, एंड सॉल्ट्स, बोलो लवण लवण, बोलो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट, बोलो विद्युत अपघट्य बोलो होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर। आपको ये बात समझ में आई? अब मैंने कहा हम क्या पढ़ने चाह रहे थे, हमें तो ये पढ़ना है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, बोलो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक, बोलो कंडक्टेंस। क्लियर, टाइप्स ऑफ क्या लिख रहा हूं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, मैंने कहा विद्युत अपघट्य, बोलो अपघट्य चालकता, ठीक है, चालकता। तो एक्चुअली इसके कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। पहला होता है सामान्य चालकता। क्लियर, सामान्य चालकता। ओके, नॉर्मल कंडक्टेंस। क्या लिखूंगा? बोलो नॉर्मल कंडक्टेंस, नॉर्मल कंडक्टेंस। क्लियर, जिसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या लिखूं मैं? बोलो विशिष्ट चालकता। क्लियर, बोलो क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो विशिष्ट चालकता। ओके, विशिष्ट चालकता को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर, स्पेसिफिक, बोलो मैंने कहा कंडक्टेंस, जिसको केमिस्ट्री के अंदर कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? K से। क्लियर, के मतलब क्या है? कप्पा। बात समझ में आए? बोलो ओके, ये कप्पा मतलब बायोलॉजी में नहीं पहुंच जाना है, और समझे बोलो क्लियर। इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? कप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कप्पा। ओके, फिर मैंने कहा यहाँ पर मोलर चालकता। क्या लिखा मैंने? बोलो मोलर चालकता। क्लियर, बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर, इसका सिंबल ऐसा होता है, बट इंडिया में सब आलसी होते हैं, ऐसा चालू कर दिया। समझ में आया? बोलो डंडी खा गए। और समझे बोलो ये एक ही चीज है। बात समझ में आए? लेकिन आपको हर जगह ऐसा देखने को मिलेगा। बोलो क्या कर दिया? समझ में आया? बोलो ओके। फिर मैंने कहा तुल्यांक चालकता। क्लियर, तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर, बोलो इक्विवेलेंट, बोलो कंडक्टेंस। क्लियर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब सिंबल कैसा होता है? यूं करके यूं, पर आलस के मारे क्या कर दिया? यूं। और समझे बोलो, मैं भी हर जगह यूं ही लिखूंगा, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है। अब रियलिटी में ये है। बात समझ में आए? बोलो
ओके, रियलिटी में कप्पा है, अपन क्या लिख देते के। तो ये चार हम पढ़ेंगे तो हमें कम से कम चैप्टर की शुरुआत होगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये जगह जगह यूज आएंगे। बात समझ में? अगेन मैं कह रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर यूं बहुत टफ होते हैं। इजी कब होंगे? जब उनको आप सही डायरेक्शन में पढ़ोगे। सही डायरेक्शन का मतलब है पहले बेसिक चीजें पढ़ोगे, फिर वो चीजों को यूज करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते और ये वर्ड आते हैं, तो जब तक ये वर्ड ही नहीं पता है कि भाई आपको कभी कोई वैल्यू दी इस चैप्टर के अंदर, और आपको वैल्यू की यूनिट देख के पता लगाना आना चाहिए कि वो मोलर कंडक्टेंस है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, नॉर्मल कंडक्टेंस है, क्या है। बात समझ में? तो ये चारों हम पहले सीखेंगे, और इन चारों के चार फॉर्मूले, चारों की चार यूनिट, बोलो चारों के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये तो मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया, आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, बताओ इसमें आप सारी चीज समझ गए? बोलो चार तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं, ठीक है? हो गया ये नोट? ठीक है,
ठीक है। ये आया समझ में आपको? बोलो क्लियर? हटा दूं? एक मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? एक विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, और एक होता है विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य, ठीक है। तो जो आइंस में, आयनों में, ठीक है, ब्रेक होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने कहा जो आयनों में नहीं टूटता, ठीक है, ब्रेक टूटता हो, तो इसके एग्जाम्पल तो क्या होते हैं? एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। क्लियर? इधर क्या होते हैं? मैंने लिखा, बोलो आपको, C6H12O6, ठीक है, C12H22O11, समझ गए? बोलो। ये क्या लिखा? ग्लूकोज। ये क्या लिखा? सुक्रोज। क्लियर? मैंने लिखा C2H5OH, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। बोलो यूरिया। ये सब क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यूरिया NH4, ठीक है, NH2CO, NH2, ठीक है। समझे नहीं समझे? बोलो। किया ये नोट? बोलो ओके। ओके, स्पेशल नोट नंबर 3 क्या बता रहा हूं यहीं पे, ठीक है। मैंने कहा यहां पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक क्या होता है? बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये सब बेसिक है। इस चैप्टर में बार बार मैं ये चीजें, वर्ड यूज करूंगा, तो पहले से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक है प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक क्या है? दुर्बल
विद्युत अपघट्य। बोलो प्रबल किसको बोलेंगे? जो 100%, बोलो डिसोसिएट, मैंने कहा 100% क्या होते हो? डिसोसिएट, ठीक है, वियोजित, वियोजित, ठीक है, होते हो। ओके, तो स्ट्रॉन्ग में कौन आते हैं? बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ठीक है, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आएंगे, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे और सॉल्ट्स आएंगे, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जिनका कुछ भाग, बोलो कुछ भाग, ठीक है, ब्रेक होता हो। और इसमें कौन आएंगे? बोलो वीक एसिड्स, ठीक है, एंड वीक बेस, वीक बेस आएंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? बोलो आपको। आज पूरा बेसिक बता रहा हूं मैं आपको कि हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन वर्डों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड जानते हो? ओके, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ओके। आई बात समझ? बोलो। हटा दूं? ठीक है। ओके, हो गया? बोलो ये हो गया नोट? किया नोट? बोलो।
ओके, ये बात समझ में आई। मतलब हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सी कंडक्टेंस पढ़नी है बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़नी है। जबकि फिजिक्स के अंदर जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, धारा विद्युत के चैप्टर पढ़ते हैं, तब हम उसमें मेटेलिक कंडक्टेंस पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर दो बातें और बता रहा हूँ। जो मेटेलिक कंडक्टेंस हम जब कभी फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? बात करते बोलो, और उसी पे पूरी कहानी बेस्ड होती है फिजिक्स की। यहाँ पर हम फेराडे लॉ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फेराडे लॉ की। इसका मतलब अभी मैंने आपको मेटेलिक कंडक्टेंस और आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बता रहा था, तो यहाँ पर हम दो डिफरेंस और कर सकते थे। बोलो क्या कर सकते थे? इधर ध्यान देना। जैसे मैंने ये कंडक्टेंस बताई है, तो मैं इधर कह सकता था कि इसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है, ओम्स लॉ लागू होता है, ओम्स लॉ का पालन किया जाता है। बट इधर नहीं। इधर क्या कहूंगा? इसमें फेराडे लॉ पालन नहीं किया जाता, फॉलो नहीं किया जाता, इसमें फेराडे नियम लगाए जाते हैं। तो ऑफिशियली आगे जाकर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा? फेराडे लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में आए बोलो? ओके। तो आप यहाँ पर जगह है 2 पॉइंट की, सेटिंग कर लोगे? ओके। ये जो हमने, नहीं तो इस पे से नोट करके लिखा हूं, यही हो जाएगा सेट? हाँ या ना? हो जाएगा? ओके। अरे ठीक है, बस करना क्या है, इधर 4th पॉइंट ओम्स लॉ, ठीक है, बोलो लागू, ओम्स लॉ लगाया जाता है, फॉलो ओम्स लॉ, और इधर नहीं। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? फेराडे के विद्युत अपघटन नियम, विद्युत अपघटन नियम। ठीक है, मैंने कहा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, बोलो का पालन नहीं। ठीक है, और इधर क्या लिखूंगा? नंबर 5 फॉलो फेराडेज, ठीक है, बोलो मैंने कहा फेराडे इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ। क्लियर? फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लागू। ठीक है, अरे समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? बात समझ में आए बोलो? फेराडे के लोग क्या होते हैं, कैसे लगाएंगे, वो तो आगे हम पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आई बोलो आपको? इससे हम भी, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इससे लेना देना है। कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी कंफ्यूजिंग 1% नहीं हो। समझे समझे बोलो? क्लियर? ये फिजिक्स की बात है, ये केमिस्ट्री की बात है। फिजिक्स में कौन सी कंडक्टेंस पढ़ते हैं? मेटेलिक कंडक्टेंस। केमिस्ट्री में कौन सी पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्लियर? दोनों में अंतर है, ये अलग है और ये अलग है। ये मेटल में है और ये इलेक्ट्रोलाइट में है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होती है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण है, ये आयंस के कारण है। और इसमें फेराडे लॉ लगते हैं, इसमें नहीं लगते हैं। इसमें ओम्स लॉ लगता है, इसमें नहीं लगता है। बात समझ में आए बोलो? माइंड में क्लियर बोलो? ओके। तो आई थिंक यहाँ तक बेसिक बातें समझ में आए। तो ये चारों को हम कल डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले, इनके यूनिट और इनके क्वेश्चंस। क्लियर? तो हमारी ये चारों चीजें क्लियर होगी, तो कहीं पर भी ये वर्ड आए तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके।